Good morning students, this is Lal Chand Yadav. Welcome to all in your class. Dear students, as you know, we are studying the second chapter of the economics sectors of the Indian economy, and in this chapter till now we have studied about the first topic, classification of the Indian economy on the basis of the economic activities of the people. Today we will discuss about these three sectors and try to compare to the one sector from the other sector. Means in this topic we are going to comparing the primary sector, secondary sector and the tertiary sectors from one another. As you know, on the basis of the economic activities, there are the three sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. So now we will know which sector is dominating to the other sector, or we may say which sector is contributing more and more in the development of our country, in the Indian economy. Now the questions put up: how can we compare to the primary sector, secondary sector and tertiary sector from one another? Dear students, we can be compared to the primary, secondary and the tertiary sector by knowing the production of the each sector. Means हम किसी सेक्टर के प्रोडक्शन को अगर जान लें कि वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा सेक्टर बेटर परफॉर्मिंग कर रहा है और कौन सा जो है वो डाउन चल रहा है, अर्थात उसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है. देयर आर द अदर क्राइटेरिया आल्सो बी इंक्लूडेड टू कंपेयर द ईच सेक्टर, एंड दैट इज विच सेक्टर इज प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द मोर पीपल. मीन्स विच सेक्टर is providing the more employment to the people. So we have find out there are the two criteria. On the basis of these criteria we are going to compare to the one sector from the another sector. What is that criteria? First criteria जो हमारा है वो क्या है? वो है टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर. दूसरी क्राइटेरिया क्या है? हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इनटू द एनी सेक्टर. So we can be compare to the one sector from the another sector by knowing the total production of that sector and how many peoples are getting the employment in that sector. दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी सेक्टर कितने सर्विसेज का या गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, और दूसरा है कि कितने सारे लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, कितने सारे लोगों को उसमें जॉब मिली हुई है. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू नोइंग how many
थिंग्स आर प्रोड्यूस इन अ ईच सेक्टर। ये जानना बहुत कठिन है कि कितनी सारी वस्तुएं किसी सेक्टर में जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। आपने पहले भी जाना, मैंने पहले भी बताया कि देयर आर ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीन्स इन ईच सेक्टर द वेरियस काइंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड डे बाय डे और एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी निश्चित समय के अंदर हर सेक्टर में बहुत सारी वस्तुओं का और सेवाओं का सृजन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इनको काउंट कर पाना बहुत क्या है, मुश्किल है, नियर अबाउट इम्पॉसिबल टास्क, लगभग क्या है, असंभव है। तो आखिर हम कैसे कंपेयर करें? तो उसका एक सोल्यूशन हमको मिल गया। वो सोल्यूशन है कि वी डू नॉट काउंट द थिंग्स आर द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड into the any sector, but instead of that we count the value of the product or the services of the each sector। यानी हम सामान या सर्विसेज को ना काउंट करके हम उसकी क्या करते हैं, वैल्यू को काउंट करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उसी वैल्यू के बेसिस पे हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि कोई सेक्टर जो है, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सपोज करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर का ही एग्जांपल लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जो है वो 10,000 केजी जो है वो व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है। अब पर केजी जो इसका रेट है 8 रुपये पर केजी है। तो 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर हम इसको करें तो हो जाएगा हमारा 80,000। कितना हो जाएगा? 80,000। ₹8 के हिसाब से 80,000 हो जाएगा। अब हम सेकेंडरी सेक्टर का ऐसे एग्जाम्पल लें। सेकेंडरी सेक्टर मान लीजिए 500 जो पीसेस है वो शूज़ तैयार कर रहा है। एक एग्जाम्पल लीजिए, 500 पीस शूज़ तैयार कर रहा है। किस रेट पे कर रहा है? 50 रुपीज़ के रेट पे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर वाले को 500 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे और जो हमारा सोल्यूशन आएगा, तो सोल्यूशन आपको पता है कि आ जाएगा आपका 25,000। ये आ गया। अब कोई टर्सरी सेक्टर जो है कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई सर्विस का सृजन कर रहा है और उसकी भी एक जो वैल्यू है वो 1 साल की सपोज करिए कोई जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो आ रही है 1 लाख। तो हम जान जाते हैं कि उसकी बेसिस पे कौन सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाता है टर्सरी सेक्टर। तो ये तो हो गया कि हम क्या करते हैं, वस्तुओं की गणना ना कर करके, यानी थिंग्स को काउंट ना कर करके हम किसको काउंट करते हैं, हम काउंट कर लेते हैं वैल्यू को, यानी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इट मीन्स टू कंपेयर द any sector we do not count the things, the products which are produced in that sector, but instead of that we takes the value of the products of that sector। बात समझ गए कि हम जो है वस्तुओं को नहीं गिनते बल्कि उसकी क्या ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम वस्तु को गिनते हैं तो उसके लिए 2 डिफ़िकल्टीज है, 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा और जिसके कर पाना लगभग असंभव है। इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ काउंटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द ईच सेक्टर्स, देन it is impossible to count the products which are
प्रोड्यूस्ड इनटू द एनी सेक्टर और सर्विसेज आल्सो। चाहे वो सर्विस हो चाहे प्रोडक्शन हो वस्तुओं की, दोनों को काउंट कर पाना लगभग क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और एक तो असंभव कार्य है। दूसरा क्या डिफिकल्टीज आएगी, दूसरा आएगी कि वैल्यू ऑफ द ईच प्रोडक्ट्स आर डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट की वो एक दूसरे से डिफर होती है। जो वैल्यू होती है वो डिसाइड होती है, आपने क्लास 8th में 9th में पढ़ा होगा कि हाउ वी कैन बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एनी प्रोडक्ट, यानी वी हाउ वी कैन नो कि विच सर्विस इज मोर वैल्यूएबल देन द अदर। द आंसर इज वेरी सिंपल। इकोनॉमिक्स में जो चलता है वो डिमांड और सप्लाई का खेल चलता है। मीन्स इफ द डिमांड्स ऑफ द एनी प्रोडक्ट्स आर वेरी हाई एंड द प्रोडक्शन इज लो, देन द वैल्यू ऑफ द दैट प्रोडक्ट विल बी हाई। अगर किसी वैल्यू का प्रोडक्शन कम हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। उसके ठीक अपोजिट साइड को लेते हैं कि इफ द डिमांड ऑफ द एनी प्रोडक्ट्स आर लेस या डिक्रीजिंग एंड द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, देन द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी लेस। तो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि हम कैसे कंपेयर करते हैं वैल्यू को लेकर के। वैल्यू इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोई व्यक्ति एक दिन की सर्विस प्रोवाइड कर करके हमसे 1-1 लाख रुपए चार्जेस ले लेते हैं, तो कोई पूरे दिन भर काम करता है तो 300-400 रुपये लेता है। कारण यह है कि उसने जो सर्विस प्रोवाइड किया, जो 1 लाख जिसको हमने पे किया, वो सर्विस की डिमांड हाई है और उसका प्रोडक्शन कम है, अर्थात उस सर्विस को प्रोवाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं, जबकि लेबर का वर्क करने वाले लोग अधिक हैं और उनकी डिमांड कम है। तो इसीलिए उसकी जो वर्क की वैल्यू है वो क्या है, कम है, जबकि ऐसे व्यक्ति की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है जिसकी डिमांड बहुत हाई है। किसी स्पेसिफिक फील्ड में क्वालिटी के ऊपर किसी भी व्यक्ति की जो वैल्यू है वो हाई हो सकती है या कम हो सकती है। सपोज दैट एक प्राइवेट टीचर है, द सम प्राइवेट टीचर्स आर हाईली डिमांडेड बाय द स्कूल्स एंड द स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे टीचर हैं जिनकी स्कूल और स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा मांग रहती है, तो उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है। देयर आर द सम टीचर्स हुज वैल्यू इज नॉट फेवरेबल बिकॉज देयर आर द लेस डिमांड ऑफ दैट टीचर, क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, कम है। तो केवल अगर हम वस्तु को कंपैरिजन में करते तो हम क्वालिटी में हमारी समस्या आ जाती। सपोज करिए कोई एक ही सामान, जैसे सेलफोन है, कोई सैमसंग कंपनी की प्राइसेस हाई हैं क्योंकि वो क्वालिटी के बेसिस पे उनकी प्राइसेस हाई हो सकती हैं, अदर कंपनीज का कम है। तो हम केवल एक वस्तु को अगर काउंट कर लें तो वैल्यू, तो हम वो सही सटीक आंकड़ा नहीं ले पाएंगे, वहाँ पे हम वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। तो एक कंक्लूजन हमारा निकल कर के आ गया। वो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि वी कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ each sector by find out the value of the product of each sector। जो वैल्यू किसकी हम जानेंगे, जो वैल्यू जो उसका प्रोडक्ट है उसकी। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है, एक इनिशियल जो हमारा मतलब स्टेज है, एक प्रिकॉशन रखना पड़ता है वैल्यू में भी
कि क्या हम सभी वस्तुओं की वैल्यू काउंट करते हैं? जितने भी किसी सेक्टर में सामान प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हम सबकी काउंटिंग करते हैं? तो आंसर है नहीं, हम सभी वस्तुओं की जो वैल्यू है वो काउंट नहीं करते हैं। नाउ द क्वेश्चन पुट अप, व्हाई, क्यों नहीं करते हैं? अब आइए उसको हम जानते हैं। हम किसको काउंट करते हैं? केवल हम काउंट करते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, नॉट द इंटरमीडिएट थिंग्स। अब बात आती है कि ये फाइनल प्रोडक्ट क्या है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या है, उसको हम जानते हैं। पहला आपका सॉल्यूशन मिल गया आपको कि वी डू नॉट काउंट टू द वैल्यू ऑफ द ईच प्रोडक्ट ऑफ द ईच सेक्टर, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी काउंट द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ दैट सेक्टर। नाउ द क्वेश्चन पुट अप, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट्स विच रीच टू द कंज्यूमर्स, द प्रोडक्ट विच रीच टू द consumers. Which reach to the consumers to consume. ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है, अर्थात एक बार वो कंज्यूम करने के बाद फिर उसका यूज नहीं होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे कि हमने कोई साबुन लिया, साबुन को हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे जो सोप था यानी साबुन था वो क्या था? फाइनल प्रोडक्ट था। जैसे हमने दूध लिया, दूध को हमने क्या कर लिया? पी लिया, तो दूध यहाँ फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर हम उसी दूध से स्वीट बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, अब अगर मिठाई बना देते हैं तो यहाँ पे जो मिल्क है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है? स्वीट है। वो जो मिल्क है यानी स्वीट बनाने में जो मिल्क लगी, जो शुगर लगी, जो उसमें लेबर चार्जेज आए, समझ रहे हैं ना, जो लेबर चार्जेज आए, जो उसमें क्रीम वगैरह के चार्जेज आए, वो सब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। वो क्या है? जो प्रोडक्ट्स उसमें यूज होते हैं वो क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। जब हम स्वीट की वैल्यू फाउंड आउट कर लेते हैं तो उसमें इनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो मिठाई को बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें अपने सारे चार्जेस का ध्यान रखेगा जो उस फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने में उसको लगे हैं। जैसे कि अगर वो पर केजी स्वीट बनाने में उसके 100 रुपीज़ चार्जेज आए हैं तो क्लियरली ही विल सेल द स्वीट्स मोर देन 100 रुपीज़ पर केजी। तो अपनी मिठाई को क्या करेगा? 100 रुपये से ज़्यादा में बेचेगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम मिल्क और वगैरह का प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं करते हैं। हमने पहले ही बता दिया, वी काउंट द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, नॉट द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट आपने जान लिया, द प्रोडक्ट्स विच रीच टू द कंज्यूमर्स टू कंज्यूम। जो कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर्स के पास पहुंचता है वही फाइनल प्रोडक्ट है, यानी जिसको हम यूज करते हैं, जिसको हम प्रयोग में लाते हैं। अगर उसकी हेल्प से कोई और चीज़ बनाई जाती है, दूसरी चीज़ बनाई जाती है, तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। एक ही प्रोडक्ट कहीं पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो सकता है, कहीं पे फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि मिल्क जो है वो कहीं पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, कहीं पे फाइनल प्रोडक्ट है। ऐसे ही शुगर भी कहीं इंटरमीडिएट है, कहीं पे फाइनल प्रोडक्ट है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलरेडी क्या कर ली जाती है? काउंट कर ली जाती है। इसीलिए हम फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट थिंग्स की, और वही कैलकुलेट की जाती है कंपेयर करने के लिए।
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कौन से हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, द प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट्स। The products which are used to make the final product। जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में यूज किए जाते हैं वो क्या उनसे प्रोडक्ट हो जाते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू को जो है वो हम नहीं लेते हैं। यानी जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो किसकी करते हैं? फाइनल प्रोडक्ट की करते हैं। अगर कोई पूछे व्हाई वी डू नॉट काउंट टू द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स टू कंपेयर द ईच सेक्टर, एनी सेक्टर, किसी सेक्टर को हम कंपेयर करने के लिए क्यों इंटरमीडिएट की नहीं लेते हैं? तो हम आंसर हमारा बहुत सिंपल है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट्स। इफ द बोर्ड आस्क द क्वेश्चंस, इफ एनीबडी आस्क द क्वेश्चंस व्हाई डू यू नॉट काउंट द, व्हाई डू वी नॉट काउंट द value of the intermediate products, our answer is very simple, because the value of the intermediate products are already included into the final products. If we count the intermediate products, then the value of the product will be repeated, और क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी, एंड आवर कैलकुलेशंस विल बी रॉन्ग। हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपने जान लिया पहले कि अब हमने ये तो जान लिया, पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिया कि कंपेयर हम कैसे करते हैं। तो वी कैन बी कंपेयर टू द एनी सेक्टर फ्रॉम द अदर सेक्टर बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स, वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स and the services which are produced into the any sector। हम जो है वो सब कुछ काउंट कर लेते हैं। अगर हम सर्विस का भी एग्जांपल ले लें तो जो डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें वो सभी चार्जेज इंक्लूड कर लेता है। जो उसके यहाँ और भी लोग वर्क कर रहे हैं उनको आप अलग से पे नहीं करते हैं, बल्कि उसी में सब इंक्लूड हो जाता है। तो आपको फाइनल सर्विस भी पता चल गई होगी, और फाइनल जो आप जिसे फ़ी पे करते हैं, तो जो फ़ी पे कर देते हैं अब उसमें आप अलग अलग चार्जेज नहीं देते कि टीचर को अलग चार्जेज दे रहे हैं, जो पी उनकी सर्विस ले रहे हैं उसके अलग चार्जेज दे रहे हैं। नहीं, जो हमने फ़ीस को डिटरमाइन किया है उसमें हमने क्या किया है? सारे प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रखा है। अब जब हमारा निष्कर्ष निकलता है, हम जानते हैं, तो हम निष्कर्ष निकाल करके लाते हैं कि द वैल्यू ऑफ the value of the final products, the value of the final products of each sector during a particular year provides the total production of that sector। जो वैल्यू है फाइनल प्रोडक्ट की किसी भी सेक्टर की, वही क्या हो जाती है? उस सेक्टर का जो होता है वो टोटल प्रोडक्शन हो जाता है। यानी किसी, अब हम जब कंपेयर करेंगे तो हम टोटल प्रोडक्शन से क्या समझेंगे? टोटल प्रोडक्शन मीन्स द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ दैट सेक्टर, द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ दैट सेक्टर। इससे हम क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे।
और इन्हीं तीनों को जब हम इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा बन जाता है जीडीपी। क्या बन जाती है? जीडीपी। एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। और अगर हम इसकी डिफिनेशन लें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द कंट्री। ये एक लिमिटेशन है जीडीपी की। अगर पूछता बाय द वे लिमिटेशंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो ये है कि इन द जीडीपी वी डू नॉट काउंट द वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन अर्निंग। जो हम विदेशों से अर्निंग करते हैं, विदेश में सर्विस प्रोवाइड करके अपने सामान को विदेश में सेल करके अर्निंग करते हैं, फॉरेन कंट्रियों में करते हैं, वो एक जीडीपी में काउंट नहीं होती है। केवल क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू है। अब हम यहीं पे इंक्लूड कर देते हैं, डिफिनेशन यही जीडीपी की हो जाती है। केवल हमको करना क्या है? द वैल्यू यानी द सम ऑफ द, इसको कर देते हैं हम द सम ऑफ द, यहीं पे आप इंक्लूड कर सकते हैं द सम ऑफ द, आप इसके बाद आपका द यहाँ पे है ही, इससे आप इंक्लूड कर लीजिएगा द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ ईच सेक्टर। तो यहाँ पे कर देंगे कि प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स या ऑल सेक्टर्स या 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर हैं आपके पास। ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द, जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वहाँ पे आप क्या कर देंगे? जीडीपी। जीडीपी ऑफ द सेक्टर की जगह पे क्या कर देंगे आप? कंट्री। समझ गए ना? अगर जीडीपी की डिफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज जीडीपी, तो जीडीपी इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसमें हमने एक चीज़ इंक्लूड नहीं किया था, सर्विसेज। the value of the final products and services the value of the final products and services of each sector during a particular year provides the total production of the sector अब जीडीपी पे हम करेंगे तो जीडीपी कर लेंगे कि द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स, यानी सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल द 3 सेक्टर। ऑफ ऑल द 3 की जगह पे क्या कर लेंगे? ऑल द 3 सेक्टर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। प्रोवाइड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कंपेयरिंग करने का। किसके बेसिस पे? प्रोडक्शन की बेसिस पे हो गया। अभी हम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे आगे पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। और ये भी आप जान लीजिए कि जो ये डोमिनेटिंग सेक्टर है ये चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स है। यानी कभी प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट किया करता था, यानी प्राइमरी सेक्टर जो था वो सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कर रहा था हमारी इकोनॉमी में। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा प्लेस था, टर्सरी सेक्टर का 3rd प्लेस था। तो कभी सेकेंडरी सेक्टर भी फर्स्ट पे आया,
तो प्राइमरी सेकेंड पे आया, फिर टर्सरी थर्ड पे आया, तो कभी टर्सरी फर्स्ट पे आएगा, सेकेंडरी सेकेंड पे है, और इस समय जो है आपका जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का वो सबसे कम है। तो ये हिस्टोरिकल चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैंने बताया कि सारा जो खेल है यानी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है कि विच सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट्स आर हाईली डिमांडेड बाय द पीपल। सबसे बड़ी मेजर बात आप जान लीजिए कि वही सेक्टर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, वही व्यक्ति की डिमांड ज़्यादा होगी जिसकी लोगों के द्वारा डिमांड हाई होगी, जो वैल्यूएबल होगा, जिसकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेंगे। तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर ऑफ दिस टॉपिक। In the next topic we will be compare to all the three sectors. We will read about all three sectors on the basis of the employment, and we will try to know how the tertiary sector nowadays is dominating to the other sectors. So this is all for today. Thank you so much for watching the video.